चलिए टाइटल नंबर बोलिए कौन सा है? 1.12 1.12 dipole is in a uniform electric field. Dipole in a uniform electric field. ओके अगर किसी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, ध्यान दीजिए बेटा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को मैंने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल इसी तरह से उसी डायरेक्शन में मैंने रख दिया, तो इसका क्या होगा? क्या इसका कोई मोशन होगा? तो देखा ये जाएगा इसका कोई भी मोशन नहीं होता, ना वो आगे बढ़ता है ना वो पीछे जाता है। मगर अगर मैं यहां कुछ इस तरह का ट्विस्ट लेकर आता हूं, मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज अवर इलेक्ट्रिक डायपोल। ये है डायपोल का नेगेटिव चार्ज और ये है डायपोल का पॉजिटिव चार्ज। ये है डायपोल का मिड पॉइंट, है ना। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने इस बार डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक सर्टेन एंगल पे रखा है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं द थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इजंट इट? अब इस सिचुएशन में होगा क्या? देखो भाई, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर लाइन से कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहां पर लाइन से कहीं ना कहीं क्या है? एक्सटर्नल निगेटिव चार्जेस है। अब होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज को ये निगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा और उसके लिए वो लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू आप QE से दे सकते हैं, है ना। वंस अगेन मैं अगर कहूंगा नेगेटिव चार्ज को भी ये चार्जेस की वजह से या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की वजह से इधर के तरफ क्या फील होगा बेटा? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वैल्यू आप क्या दे सकते हैं? प्लस QE। अब ये कपल ऑफ फोर्स जो अमाउंट में इक्वल है मगर डायरेक्शन में अपोजिट है, ये क्या जनरेट करते हैं? टॉर्क। ये रोटेशनल मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे ये है, अगर राइट हैंड से मैं पीछे खींचूं और लेफ्ट हैंड से मैं आगे ढकेलूं तो भैया देखो क्या हो रहा है, गोल घूम रहा ना। अगर मैं देखो सिर्फ राइट हैंड से खींचता, अगर सिर्फ राइट हैंड से खींचता तो गोल घूम रहा, मगर इस एक्सिस की तरफ दिख रहा ना, इसका लाइन जो एक्सिस क्या हो रहा, देखो इस उंगली की तरफ गोल गोल घूम रहा हो, है कि नहीं। अगर ये हाथ से मैं आगे पीछे पुश करूं, देखो ये लाइन की तरफ गोल गोल घूम रहा हो। अब देखो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का फोर्स इक्वल हो, डायरेक्शन भी एकदम बराबर हो, तो आप ये नोटिस करेंगे कि बीच में से गोल घूमेगा, है ना। मैंने कोशिश किया, ये थोड़ा सा मेरा ह्यूमन एरर है, मैं एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी का फोर्स दोनों हाथों से नहीं लगा पा रहा हूँ, मगर इमेजिन कर लो कि अगर मैंने दोनों हाथों से इसको घुमाया, मतलब देखो तुम, मेरा ये हाथ फोर्स किधर लगा रहा? इधर। ये वाला हाथ किधर लगा रहा फोर्स? इधर। तो इस एक्सिस के अतराफ उसको क्या फील हो रहा? टॉर्क। इस एक्सिस के तरफ क्या फील हो रहा? टॉर्क। यानी वो इस एक्सिस के तरफ क्या करेगा? गोल घूमेगा। तो एज अ रिजल्ट होगा क्या? ये इस वजह से ये आपका जो डायपोल है ना, टॉर्क फील करेगा और ये कुछ इस तरह से गोल घूमेगा।
अच्छा ये गोल तो घूमेगा, कब तक गोल घूमेगा? जब तक वो सीधी लाइन में नहीं आ जाता, है ना। आप इसको ऐसा रखो, वापस यूं आ जाएगा। आप इसको ऐसा रखो, वापस यूं आ जाएगा। आप उसको ऐसा परपेंडिकुलर रखो, वापस यूं आ जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? डायपोल को लगा रहा है टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? डायपोल को लगा रहा है टॉर्क, जो वापस उसको अपने पुरानी वाली यानी इस वाली पोजीशन पे, जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लेकर आ जाएगा। आई बात समझ में आपको बेटा? अच्छा ठीक है, अब सवाल उठा कि चलो ठीक है, आपने बता तो दिया कि टॉर्क उसको कितना फील होगा, है ना। टॉर्क फील होगा, मगर कितना होगा ये भी तो बताओ। एक ना अमजद, कितना फील होगा ये भी तो बताओ। चलो कैलकुलेशन करते हैं। देखो टॉर्क जो होगा वो होगा टॉ1 प्लस टॉ2। बोले टॉ1 प्लस टॉ2? जी हाँ, मतलब ये एंड पर और ये एंड पे जो टॉर्क फील होगा, दोनों का क्या रहेगा? एडिशन रहेगा। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, देखो भाई आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो हम एक तो फोर्स का क्या करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, है ना। ये डिस्टेंस, ये जो लाइन रहती है जो ज्वाइन करती फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन को, एक तो क्या करेंगे हम, फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे, है ना। फोर्स को क्या करेंगे? दो कंपोनेंट्स में बांटेंगे, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर इस लाइन को, वो लिया जाता है। या फिर आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बोले ठीक है चलो भाई मान लो ये कितना है, बोले ये L होगा। अरे सर L कैसा? अरे पूरा कितना होता है? ट्वाइस L होता है ना, डायपोल का पूरा लेंथ कितना होता है? ट्वाइस L होता है डायपोल का, तो आधा कितना होगा? L। तो फिर बोले ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L साइन थीटा। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L साइन थीटा। तो बोले आप एक तो ये ले सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले सकते हैं। दोनों में से आपको जो लेना है लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खैर मैं बोलूंगा कि इस एंड के वजह से टॉर्क क्या रहेगा, तो मैं लिखूंगा Fe, है ना, और R इंटू एफ रहता ना, तो बोले भैया L साइन थीटा इंटू Fe। अच्छा ठीक है, फिर ये वाले इसके वजह से क्या रहेगा, तो बोले इसका भी परपेंडिकुलर, ये भी डिस्टेंस कितना होता है बेटा? L। तो भैया ये कितना हुआ? L साइन थीटा। तो मैं वंस अगेन बोलूंगा कि ये आएगा आपका L साइन थीटा इंटू Fe, है ना। अब जिसको रोटेशनल मोशन अच्छे से हुआ होगा उसके पल्ले में पड़ गया होगा ये क्या हुआ करके, है ना। जिसका रोटेशनल मोशन गया, है ना, जिसने उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, वो अभी घूम रहा होगा कर क्या रहे जनाब, है ना। इसीलिए बोलता मैं सारी लिंक पीछे से आती है ना। पुराने चैप्टर्स जो है NCERT 11th के सारे चैप्टर्स मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। मान लो ये चीज़ है, इसको आप ऐसा घुमा रहे हैं, और ये एक्सिस ऑफ उसका क्या है? रोटेशन है। सब लोग ध्यान दो बेटा, ये फोर्स है, जो भी फोर्स होगा, मान लो F, चलो F ही लेता थोड़ी देर के लिए। ये जो डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है फोर्स का, इसको R बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा वैसे? R, है ना। अब इसको मैं बोलूँगा जो ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं आप, एक ये और एक ये। जैसे कि ये लाइन है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा। सिमिलरली ये, क्योंकि ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो जाएगा। फिर फोर्स के यहाँ पर भी दो कंपोनेंट्स लेते हैं आप बेटा, ये हो जाएगा थीटा, F cos थीटा, F sin थीटा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल नॉलेज बता देता हूँ कि जैसे कि मैं अगर कहूँ ये रॉड है जिसको मैं गोल घुमाना चाहता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा खींच रहा हूँ, गोल घूमेगी क्या ये? वो फोर्स जिसको ऐसा खींचता है उसके कारण ये गोल घूमता है क्या? हाँ, मगर जो फोर्स उसको परपेंडिकुलर है वो उसको गोल घुमा देता है। तो जब कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है, वो फोर्स जो परपेंडिकुलर है वो रिस्पॉन्सिबल है उसे गोल घुमाने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है उसे गोल घुमाने के लिए। और जो फोर्स लेंथ के साथ साथ होता है डायरेक्शन में, वो उसे गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब मैं आपसे पूछूंगा, देखो ये फोर्स देखो ऐसा जा रहा और ये वो रॉड है ना, क्या ये रॉड और ये फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है क्या? ये क्या ये रॉड और ये फोर्स आपस में परपेंडिकुलर है क्या? ये
है क्या ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहे क्या? नहीं बना रहे। थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ आपको डायग्राम में, मगर नहीं, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे, है ना। मतलब ये है इस फोर्स का कुछ हिस्सा उसी को गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फोर्स का कुछ हिस्सा उसको गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमको फोर्स का वही हिस्सा चाहिए जो उसे गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने उसके कंपोनेंट्स बनाया, एक वो फोर्स जो परपेंडिकुलर होगा और एक वो फोर्स जो पैरेलल होगा आर को। अब मैं बोलूँगा ये कैसे निकालेंगे। देखो ये अगर एंगल थीटा है, बाय एडजेसेंट एंगल थ्योरम ये थीटा होगा, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये एफ साइन थीटा हो गया, ये एफ कॉस थीटा हो गया। तो मैं बोलूँगा ठीक है, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है टॉर्क का वो होता है आर इंटू एफ, मगर यहाँ कौन सा फोर्स है इसको जो गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एफ साइन थीटा। तो हम इसको लिखना पड़ता है आर इंटू एफ साइन थीटा। तो ये एक तरीका होता है टॉर्क का फॉर्मूला बनाने का, ये एक तरीका है टॉर्क का फॉर्मूला बनाने का। एक और तरीका क्या है? सेम सिचुएशन, हमको इसके अतराफ गोल घुमाना है, फोर्स जो है ऐसे ही लग रहे हैं जो लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं है। तो एक दूसरा तरीका क्या होता है? तो दूसरा तरीका ये रहता है कि देखो भाई फोर्स और ये आर, ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, आपस में परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। मगर जैसे कि आपने देखा ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूँ। ये अगर ये थीटा है तो बोले ये कितना रहेगा? देखो साइन थीटा क्या होता है बेटा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन आर। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? आर साइन थीटा। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा? देखो आर साइन थीटा। आई बार समझ में आपको? तो x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया? आर साइन थीटा। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, यहाँ का टॉर्क कितना है फिर? है ना, x इंटू एफ यानी r इंटू साइन थीटा इंटू एफ, है ना। सिमिलरली यहाँ का भी टॉर्क लेना पड़ता है आपको, है कि नहीं? तो वही खेल मैंने यहाँ खेला, r के जगह क्या है? l है बस। मैं बोलूँगा ये वाला हिस्सा कितना टॉर्क लगा रहा है? तो बोले L साइन थीटा इंटू एफ, है ना। अच्छा ये वाला हिस्सा कितना टॉर्क लगा रहा है? L साइन थीटा इंटू एफ। सर आपने ऐड क्यों किए? तो अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, टॉर्क जो है सेम डायरेक्शन में। बोले सर कुछ भी टॉर्क कैसे गए सेम डायरेक्शन? अरे मैं बोलूँगा देख ये फोर्स, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जा, जब ये फोर्स ऐसा लगेगा तो ये रॉड कैसा घूमेगा? तो बोले ऐसा, है ना। अच्छा ठीक है, ये फोर्स इधर लगेगा तब ये रॉड कैसा घूमेगा? ऐसी। तो तुमको लग नहीं रहा कि दोनों फोर्स की वजह से रॉड ऐसे ही घूम रहा, उल्टा घूम रहा क्या? अगर ये वाला ऐसा क्लॉकवाइज घुमा रहा तो ये वाला भी तो क्लॉकवाइज ही घुमा रहा, तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा हुआ? सेम। तो दोनों फोर्सेस के कारण टॉर्क का डायरेक्शन सेम है, इसी वजह से मैंने ऐड किया। तो इसीलिए एल साइन थीटा एफ ई, एल साइन थीटा एफ ई, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? एफ ई इज एफ ई मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एल साइन थीटा, एफ ई मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एल साइन थीटा। समझ में आया, है ना। एफ ई मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस एल साइन थीटा। अब एफ ई क्या है बेटा? Q इंटू ई ट्वाइस एल साइन थीटा, ट्वाइस एल साइन थीटा। अब ऐसा है कि देखो, बट Q इंटू ट्वाइस एल, Q को ट्वाइस एल से मल्टीप्लाई करो। थोड़ा इसको साथ में लिखो, साथ में देखने में शायद कुछ नजर आ जाए आपको। ऐसा कहीं देखा हुआ है कि ये फॉर्मूले में कहीं क्या है? ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता? P इंटू ई साइन थीटा। तो ये मेरे पास टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। आई बात समझ में आपको, है ना। अगर मैं सपोज करो इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर टॉ इज इक्वल्स टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है, वेक्टर टॉ इज इक्वल्स टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। आया समझ में? खैर डेरिवेशन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। नीट वालों को, है ना, या जेई वालों को भी डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नहीं है ये। आपके लिए अल्टीमेटली कंसेप्ट एंड द फॉर्मूला वो मैटर करता है, मगर ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए सही देखना ज़रूरी है कि कैसे आया क्या आया। कुछ बड़ा रहा तो अपन खुद इग्नोर करते हैं, है ना। लिख लो फटाफट बेटा। अब इस पे बेस्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे।
आसान प्रॉब्लम्स है, कुछ खास नहीं है इसमें। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल with dipole moment 4 into 10 raised to power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. First off, calculate the magnitude of torque acting on the dipole. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. ओके तो अब चलो एक एक चीज़ की लिस्ट बनाते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सो आई हैव बीन गिवन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एज 4 into 10 raised to power minus 9 coulomb meter. The angle of electric dipole moment and electric field is 30 degree. Electric field is 5 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. अब आप अच्छे से जानते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल इज गिवन बाय PE sin theta. Therefore, torque is equals to 4 into 10 raised to power minus 9 into 5 into 10 raised to power 4 और sin 30 कितना होता है बेटा 1/2, 2 कैंसिल, 2 5 10, 10 into 10 raised to power minus 5 है ना न्यूटन मीटर. This is torque. Amjad, ink. Next. याद रखना, कोई डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, गौर से सुने मेरी बात, कोई डायपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसे टॉर्क फील होगा मगर कोई फोर्स फील नहीं होगा. हाँ, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क, है ना. मान लो कोई डायपोल इस तरह से, आखिरी में बता दूंगा लगे तो मैं ऐसा दिखा दूंगा, एक ऐसा कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल को आपने ऐसा रखे तो वो गोल घूमते घूमते आगे जाएगा, मतलब वो ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा, आगे भी बढ़ेगा और गोल भी घूम रहा है. समझ रहे हैं ना आपको. चलिए नेक्स्ट.
a charge small e is placed at 1, 2, 1 and another charge is placed at charge माइनस ई लिखना है यहाँ पर है, माइनस ई इज प्लेस्ड एट 0, 1, 0 such that they form an electric dipole, such that they form an electric dipole, full stop. There exists a uniform electric field vector E equals to 2I cap plus 3J cap Newton per coulomb, full stop. Calculate the dipole moment vector and torque experienced by the dipole. Torque experienced by the dipole. डायपोल मोमेंट वेक्टर और साथ ही साथ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल दोनों निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो डायपोल मोमेंट निकालना है। डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच में का डिस्टेंस, है ना। चलो, वो जो डिस्टेंस मैं ट्वाइस ऐसे लिखता हूँ हमेशा, इस बार उसको डी से लिखूँगा। ये आर पकड़ लो, आर अच्छा रहेगा। आर से लिखता हूँ मैं वो डिस्टेंस को, है ना। तो जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, चार्जेस की जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड में वो ई के बराबर है, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आर यानी दोनों चार्जेस के बीच में का डिस्टेंस कितना रहेगा वेक्टर फॉर्म में। तो वो कैसे निकालूंगा बेटा मैं? वो निकालना पड़ेगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 से। ओके, एक चार्ज कहाँ पर है बेटा? 1, 2, 1 में, है ना। और दूसरा कहाँ पर है? 0, 1, 0 से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। मतलब उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा रहेगा? नेगेटिव चार्ज, और फाइनल पॉइंट कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन में से नेगेटिव चार्ज की लोकेशन को माइनस करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा खेल बदल जाएगा इससे, है ना। अगर आप मान लो फर्स्ट डायरेक्ट जो सीक्वेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही सीक्वेंस को माइनस कर देते। ये क्या है? ये आर है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन है, ये नेगेटिव चार्ज की लोकेशन है। अगर आप पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन से माइनस कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज की लोकेशन, पूरा खेल बदल जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा खेल पूरा। आंसर पूरा ऐसा आएगा कि जो आंसर अगर 10 आने वाला है तो वो -10 आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान दो बेटा, ये बहुत सोच समझ के लिखना है आपको। तो भैया हमने क्या बात किए थे कि हमें क्या चाहिए यहाँ पर? आई एम सॉरी, हाँ, लोकेशन आर निकालना है। आर क्या है? दोनों चार्जेस का बीच का डिस्टेंस है। देखो, आर का वही डायरेक्शन होता है, आर का वही डायरेक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। गौर से सुनो मेरी बात को। आर का वही डायरेक्शन होगा जो कि
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक बता देता हूं मैं, थोड़ा सा ये रफ डायग्राम बना रहा हूं, इसको बनाओ मत अभी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। मान लो कि ये Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ये इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R1, ये पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2, है ना। मान लो आप Q1 से Q2 पे जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? Q1 से Q2। आपकी इनिशियल पॉइंट क्या है? Q1, और फाइनल पॉइंट क्या है? Q2। तो भैया अगर मुझे ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूँ? मान लो ये वेक्टर R है, तो भाई वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर R2। इस सिचुएशन में वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाता है। अगर मैंने गलती से इसको अपोजिट ले लिया, मैं अगर गया Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की तरफ, Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की तरफ गया, तो अब क्या होगा? देखो बेटा, ये हो जाएगा वेक्टर R1 इज इक्वल्स टू वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R। तो वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये बात ध्यान में रखना है, हमको कौन से चार्ज से कहाँ जाना है। हमको जाना है माइनस ई चार्ज से प्लस ई चार्ज की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है। बात समझ रहे ना आप? तो बोले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस ई से प्लस ई होता है। तो भैया ये जो है ना आपका माइनस ई, ये इनिशियल पॉइंट है, माइनस ई का जो लोकेशन दिया हुआ है वो इनिशियल है, और ये क्या है? फाइनल है। तो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये आपका R1 है और ये आपका क्या बेटा? R2 है कि नहीं? ठीक है। तो भाई ठीक है, हम कहेंगे, देखो भाई मैं डायग्रामेटिकली बना देता हूँ थोड़ा सा इस चीज़ को, ये ओके, ये बना सकते हैं आप, हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने रैंडमली ले लिया, एक रैंडम ले लेता हूँ मैं, कि मान लो ये लोकेशन किसकी है? ये है माइनस ई चार्ज की, ये लोकेशन किसकी है? प्लस ई चार्ज की। ठीक है, ओके। पहला वैल्यू किसका दिया हुआ है? सॉरी, ये R1 है, मैं उल्टा लिख दिया। हाँ, ये पहला लोकेशन किसका दिया हुआ है? ये पॉजिटिव चार्ज का लोकेशन दिया गया है, तो ये वेक्टर R1 है। पहले किसका दिया हुआ है डेटा? अरे पहला डेटा किसका दिया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज का दिया है ना, तो ये वेक्टर R1 है। अच्छा ठीक है। दूसरा डेटा किसका दिया हुआ है? नेगेटिव चार्ज का लोकेशन, तो ये क्या है बेटा? R2 है। देखो मैंने डेटा के हिसाब से कर दिया, जो डेटा पहला इसका दिया था इसीलिए उसको R1, इसका दिया था बाद में इसीलिए R2। अब ऐसा है कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये है डायरेक्शन ऑफ क्या बेटा? वेक्टर R। वेक्टर R बोलो, ट्वाइस L बोलो, एक ही बात है। ठीक है। अब मैं कहूँगा अच्छा, अगर मैंने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाया तो वेक्टर R2 है ना, वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर R1। तो देयरफॉर वेक्टर R इज इक्वल्स टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ ऐसा लिखूंगा फिर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अपने मन से कुछ ही मत ले लेना कि वेक्टर R हमेशा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होता है, ऐसा नहीं, इसको ध्यान में रख के लेना पड़ेगा आपको। खैर चलो ये हो गया। अब वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 करो, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 करो, कितना आ रहा हो? 1 माइनस 0 क्या होता? इधर ध्यान दे, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 अगेन 1, तो वो हो जा रहा आपका i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये हमारे पास वेक्टर R की वैल्यू हो गई। अब ये वेक्टर R की वैल्यू हो गई है ना। अब अगला क्या है बेटा अपना? फिर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? Q इंटू वेक्टर R। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? Q कितना दिया बेटा? वो E के बराबर है। मैं E की वैल्यू रखता उसको, अब चलो डाल देते 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता कूलम मीटर। क्यों भैया? वो काय को ज़बरदस्ती है 1.6 को अंदर मल्टीप्लाई करो एक एक लोकेशन पे, ऐसा मान के चलो कॉमन निकल के आया है कि नहीं। ये पहला तो आंसर ऐसे ही आ गया। अब आया बारी अपने को टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या रखता? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया
टॉर्क को आप ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, है ना। मगर वेक्टर P क्या है यार, देखो वेक्टर P तो कैसा है, Q इंटू वेक्टर R है, क्रॉस वेक्टर E, इसके साथ सादा मल्टीप्लिकेशन है, तो Q को निकाल दो बाहर, आज ही निकाल लेते बाहर फिर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, अकेले किसका ले लो, R क्रॉस E का लो, है कि नहीं। इन दोनों का अकेले का क्या ले लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लो, बाद में Q से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, वो अपने फ़ायदे में रहेगा। अगर तुम Q मतलब मान लो तुमने क्या करी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो हर जगह वो लिखते रहना पड़ेगा वो, तो वो करते ना अपन सॉल्व जब, तो इससे अच्छा एक काम करो, Q को बाहर ही रखो इस खेल से, और सिर्फ वेक्टर R क्रॉस वेक्टर E करो। चलो देखते हैं, देयरफॉर वेक्टर टॉप इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय वेक्टर R की वैल्यू क्या है, देखो भैया, वेक्टर R की वैल्यू है 1 1 1, वेक्टर E की वैल्यू क्या है 2 3 0 2 3 0, देखो वेक्टर टॉ इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू मैं E लिख देता हूँ फिलहाल। बताओ ये कितना आ रहा, क्या कचा सोमत, सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर। करो, ये बॉक्स को अलग से सॉल्व करो सेपरेटली। पहले आई कैप करेंगे आप, 0 -3 -j 0 -2 प्लस k 3 -2, तो -3 आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। चलो लिख डालते हैं यहाँ पर, तो E इंटू -3 आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। अब मैं थोड़ा वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू -3 आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप न्यूटन मीटर। बस इतना ले जाके छोड़ देने का, इतना ले जाकर छोड़ दो उसको, है ना। और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में घुसना है तो अंदर 1.6 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, फिर वो हो जाएगा -4.8 इंटू 10⁻⁻19 आई कैप, और फिर उसके बाद 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जे कैप, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के कैप। डोंट वरी, आपको एग्जाम में बहुत आसान आएगा क्वेश्चन, नीट वालों को, अंडरलाइन द वर्ड नीट वालों, जेई वालों को आएंगे ऐसे घुमाओ, तो जो पहला आया है ना वैसे आएंगे नीट को, या फिर बस P और E की वैल्यू देकर, है ना, या Q वेक्टर ट्वाइस L और E की वैल्यू देकर। यहाँ तो अपने को पहचानना पड़ा ना कि R1 R-R2 करना है कि R2 R1 करना है, ये सारी चीज़ें हैं जेई में। जी मतलब कि इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है। देख जेई वाला करेंगे क्या करेंगे, बोले वो कुछ करना पड़ता अपने को, बोले ऐसा है तो वो बोलते ना हार मान के वो करना ही पड़ता फिज़िक्स को, और वो करते ही फिर लगातार। नीट वालों को कैसा है, अरे यार फिज़िक्स, जेई वाले ज़्यादातर जो हमने देखे केमिस्ट्री के नाम से होते हैं, बहुत जान पाता हूँ उनको केमिस्ट्री सॉल्व करना, क्योंकि मैथ्स एंड फिजिक्स को रिलेट हो जाते हैं, है ना, तो उनको केमिस्ट्री बहुत जान पे आता। और भी नीट वालों को बोलना ही नहीं पड़ता फिजिक्स, है ना। बायो वाले नीट वाले वो तो ऐसा देखते हो, हाँ फिजिक्स, तो इसीलिए वो आला दर्जों के लोग भी बना हुआ है ना, सब नहीं खेल सकते ना उसके साथ। जो सब कर रहे
वही अगर सब वो आप भी कर सके तो फिर वो तो फिर फ़र्क ही क्या है स्पेशल में। हो गया। बातें नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो। चलो जिसका हो गया ना वो अगला क्वेश्चन लिखो। In the arrangement shown, comma, if the dipole is released from theta equals to 53 degree, comma, then calculate, सुन रहे, its angular acceleration just after releasing. Calculate its angular acceleration just after releasing. और डायग्राम आपको कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से मेंशन है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, चार्जेस के मास दिए हुए हैं और आपसे कहा गया एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। ये आफत, एंगुलर एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन चैप्टर नाम सुना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। उसमें टॉर्क का कंसेप्ट पढ़े थे। टॉर्क के हम लोग ने दो फॉर्मूले देखे, एक था आर एफ साइन थीटा या आर क्रॉस एफ, उसके अलावा भी एक फॉर्मूला देखा था। बताओ क्या था वो? चुल्लू भर पानी है ना, नहीं तो वो तुम्हारे लिए आर ओ को नहीं लेना चाहिए। वो जहाँ वो पड़ा हुआ बाहर पॉन्ड में है ना वो पानी ले लो, उसमें डूब के मारो। तुमको एक बेसिक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, टॉर्क का एक बेसिक फॉर्मूला कौन? हम बोलिए। करेक्ट, आई इंटू अल्फा। गुड, सिर्फ एक को याद है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आई इंटू अल्फा। आई स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो भैया, अब ऐसा है, हाँ ये भी डायग्राम में इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? ट्वाइस एल है कि एल है? ये जो पूरा डिस्टेंस है, डायपोल लेंथ, पूरा जो पूरा डायपोल लेंथ है, पूरे डायपोल लेंथ को एल बोला हुआ है। पूरे डायपोल लेंथ को एल बोला हुआ है डायग्राम में पहले से। अब कैसे करेंगे? देखो भाई, है तो आसान, न्यूमेरिकल नहीं है, ध्यान दो इधर अच्छे से।
टॉर्क का फॉर्मूला वैसे एक होता है आर एफ साइन थीटा, हाँ जी बिल्कुल, है ना, आर एफ साइन थीटा। इस मामले में सॉरी पीई साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये, इस मामले में पीई साइन थीटा एक फॉर्मूला ये होता है टॉर्क का। और टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ये भी है, ये भी है, ये रोटेशन मोशन में पढ़े, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़े। इक्वेट करो, देयरफॉर आई इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू पी इंटू ई, है ना। तो अल्फा इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन आई। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे के छोड़ दो, है ना। बस खुश, पी ई साइन थीटा रह गया था और इक्वेशन नंबर 3, हाँ इसको ऐसे ही देकर छोड़ दो। साइन थीटा की वैल्यू देखो, सबसे पहले जो आसान है उससे निकाल शुरू करते हैं अपन। साइन थीटा अपने को मालूम है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 53। बोलो भाई कितना होता है साइन 53? कितना? 4/5। साइन 37 3/5, ये 4/5, तो साइन 53 होता है 4/5। ये पहले हमें पता चल गया, ठीक है। अगला पार्ट हमको P निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, हाँ ले लिए, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस यानी L, वो भी ले लिए, हो गया। P भी मिल गया। E तो एज इट इज़ रहेगा वहाँ पर, उसको कोई फॉर्मूला डाल सकते हैं अपन, E रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना ज़रूरी है। ये चार्जेस को अपने को ट्रीट करना पड़ेगा एज सिंगल पार्टिकल्स। किसी सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? mr²। कुछ याद नहीं तुम लोग, सच में ले लो रे भाई पानी बाहर से, है ना। तो वो mr² होता है। किसी भी सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, अबाउट एनी एक्सिस इज गिवन एज mr²। तो ये पार्टिकल जो चार्ज है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लगेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लूँगा m, r के जगह लेना पड़ेगा L/2 का स्क्वायर प्लस m L/2 का स्क्वायर। देखो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ml² अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 है ना ये। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ml² अपॉन 2, है ना। शुक्र मानो कि ये जो रॉड है, ये जो बीच में रॉड नहीं बोलेंगे, ये डायपोल है, डायपोल का मास नहीं दिया हुआ है, डायपोल मतलब डायपोल लेंथ का। मान लो किसी ने बोला कोई रॉड से अटैच्ड है कि नहीं, इंसुलेटिंग मटेरियल के किसी रॉड से अगर अटैच्ड है और रॉड का भी मास दे दिया उसने, तो तुमको क्या करना पड़ता था? ml² अपॉन 12 भी लगाना पड़ता था। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ml² अपॉन 12। खैर ये तो आ गया, I की वैल्यू डालो। Therefore from 3 अल्फा इक्वल्स टू Q इंटू L 4/5 इंटू E, और I की वैल्यू क्या आ गई? ml²/2। देखो ये 2 जो जाएगा ऊपर वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 बना देगा उसको, और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 8/5, और इसमें से एक L कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल्स टू 8/5, है ना, और Q इंटू E अपॉन ml। दिस इज योर फाइनल आंसर। आया समझ में? आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, अल्फा निकालने के लिए कह सकता है, अल्फाबेटिकल आंसर रहेंगे इसके। देख लीजिए। चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, इजी है, बहुत वास्ट है। अभी से करते चलो, बार बार बोल रहा हूँ मैं एक ही बात को,
नहीं तो पछताओगे। हाँ 3 ही क्वेश्चन। टॉर्क है ना, बस टॉर्क का तो फॉर्मूला है पी साइन थीटा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। उसके आगे एक और टॉपिक अगर आप देखेंगे, जाओ उधर देखो, इंडेक्स में देखो क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये बताया था मैंने आपको, कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर मैंने अटैच करके पढ़ा दिया था आपको कि चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रिट होता है और एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है। उसी को बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिर उसके अंदर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वही चीज़ हमको पढ़ना था, तो वो मैंने पहले ही आपको उसमें पढ़ा दिया, उसी में क्लियर हो गई वो, है ना। खैर असल में वो ऐसा है कि जो अपन ने फॉर्मूले पहले बताया ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, स्फीयर के, सिलेंडर के, ये सब अपन ने पहले देखे ना, वो बताए जाते हैं आपको गॉस थ्योरम के बाद। एनसीईआरटी में वो बताए जाते हैं हर चीज़ में गॉस थ्योरम के बाद। मगर हमारा कैसा है, जब आप नीट जेईई की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो डेरिवेशन हम लोग देखते नहीं हैं, हमको मतलब होता है सिर्फ कंसेप्ट एंड द फॉर्मूलाज। तो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फीयर मैंने पहले इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि जो आप जो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी मेंशन रहेंगे उसके, स्फीयर के, सिलेंडर के, है ना। तो इसीलिए मैं सारे फॉर्मूले आपको पहले बता दिया। आप खुद देखेंगे 2 दिन के बाद आपको गॉस थ्योरम का यूज़ करके वो सारे के तो नहीं, कई सारे फॉर्मूले डिराइव करना पड़ेंगे खुद से, है ना। हॉलो स्फीयर का, हॉलो सिलेंडर का, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट का, ये फॉर्मूले आपको डिराइव करना पड़ेंगे। और एक आएगा रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप, है ना। तो ये 4 उसके आपको बनाना पड़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सेशन को मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि अगला जो है वो है गॉस थ्योरम, और वो एक कंटिन्यूस उसमें लूँगा मैं, और वो काफ़ी मतलब बड़ा टॉपिक है। कल कई दिन जाएगा उसके अंदर, पूरा अच्छा खासा 1.5 घंटा खींचेगा वो पूरा अपना, विथ प्रॉब्लम्स लेना है हमको, ठीक है।